तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप सभी को सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और सब आप अच्छे रहें, खुश रहें। आज की जो कहानी है उस कहानी के बारे में कहा जाता है कि देश में किसी खजाने की ये सबसे बड़ी चोरी की कहानी है या मामला है। एक ऐसी चोरी जिसमें तमाम जांच हुई और अजीब अजीब चीजें सामने आई। बात सितंबर 1980 की है, सितंबर 1980 की है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर रामपुर है। आप सभी जानते हैं, तो रामपुरी चाकू अपने ज़माने में बड़ा मशहूर था, हालांकि अब धीरे धीरे वो इंडस्ट्री वहाँ ख़त्म होती जा रही है। तो इसी रामपुर में, चूँकि रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो उसी रामपुर में एक नवाब साहब, जो आखिरी रामपुर के नवाब और उनके अब जो सारी विरासत में जो उनके लोग हैं, उनकी एक कोठी है जिसका नाम है कोठी खास बाग। इसी कोठी खास बाग में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वो छत पर पहुंच गए और अचानक उन्हें एक चमकती हुई प्लेट नजर आई। एक बच्ची ने उस प्लेट को उठाया, सुनहरे रंग की वो प्लेट। उसे लगा पता नहीं ये क्या है। वो भाग कर आई, उसके बाद अपने घर वालों को दिखाती है। घर वाले उस प्लेट को देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो पहचान जाते हैं कि ये सोने की प्लेट है। अब चूंकि ये कोठी खास बाग के अंदर से उस बच्ची ने बरामद किया, तो उन्हें लगा कि यह नवाब साहब की ही मिल्कियत है। बच्ची के फादर फॉरन कोठी जाते हैं और जो नवाब साहब के वहाँ बाकी लोग थे, उस परिवार के रह रहे थे, उनको वो प्लेट देते हैं। कहते हैं ये बच्ची को मिली आपके यहाँ से। अब जैसे ही नवाब साहब के हाथ में वो प्लेट आती है और वो देखते हैं, देखने के बाद खुश होने की बजाय उनके माथे पर बल पड़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो प्लेट उस बच्ची को उस कोठी के अंदर से मिला, वो सोने की प्लेट रामपुर के नवाब के अरबों रुपए के खजाने का एक हिस्सा था। एक ऐसा खजाना जो न मालूम कितने ही दरवाज़ों के अंदर, बड़े बड़े लॉकर के अंदर बरसों से रखा हुआ था। एक ऐसा खजाना जहां पे जो रखा हुआ था उसकी तिजोरी को खोलने के लिए सोचना पड़ता था। अनगिनत दरवाजे, हर दरवाजे पर एक ताला, और हर ताले की चाबी अलग अलग बक्सों में, और उन बक्सों की चाबी अलग अलग, और सिर्फ 2 लोगों के पास इन सारी चाबियों की जानकारी। जो लोहे के बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, स्टील के, मतलब उसको तोड़ना काटना लगभग मुश्किल था। अब ऐसी जगह पर उस प्लेट का मिलना, नवाब साहब को लगा कि शायद उस खजाने में किसी ने सेंध मार दी। फौरन पुलिस पर रिपोर्ट लिखाई गई। यूपी पुलिस उस वक्त सीआईडी ने इसके मामले की जांच की। जांच करने के बाद अब जो परिवार रसूख वाला था पॉलिटिक्स में भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले की जांच जो है ढंग से शायद यूपी पुलिस नहीं कर पाएगी, तो सीबीआई को ये जांच सौंपी जानी चाहिए। नवाब साहब के परिवार के ज़्यादातर लोग तो दिल्ली में रहा करते थे, तो सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई। अब वहाँ पे टीम पहुँची है देखने के लिए कि चोरी कैसे हुई खजाने की, उस तिजोरी को कैसे तोड़ा गया। लेकिन अब जहाँ पे तिजोरी थी उसके बाहर तमाम दरवाजे थे, उन दरवाज़ों पे ताला था, चाबी थी नहीं। पता चला कि चाबी दिल्ली में है। फिर चाबी लेकर वहाँ सीबीआई की टीम पहुँचती है, लोकल पुलिस भी है और नवाब साहब के ख़ानदान के लोग भी हैं। अब वहाँ जाकर दरवाज़ा खोला जाता है, जहाँ तक तिजोरी तक आप पहुँच सकते थे। अभी सिर्फ उन दरवाज़ों की बात हो रही है। एक के बाद एक करके कई दरवाजे खोले गए। दरवाज़ा खोलने के बाद जब आखिरी में जहाँ पे तिजोरी सारी रखी थी, बड़े बड़े लॉकरों में, मतलब एक एक लॉकर की जो साइज़ थी वो आप ऐसे अंदाज़ा लगाई कि 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ाई। जो छोटे लॉकर थे उसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी वो करीब 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, तो 8-8 फीट, मतलब एक इंसान की लंबाई से भी बहुत ज़्यादा। और वो सारी लॉक्ड, बंद, ताले, उसके दरवाजे ऐसे जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो पुलिस अब चाबी खोलकर तमाम दरवाज़ों को वहाँ तक पहुँच गई जहाँ ये सारा खजाना रखा हुआ है।
लेकिन उस खजाने को खोला नहीं जा सकता था। अब पुलिस देख रही कि कौन कौन से ऐसे खजाने और कहाँ पे है, तो उसने देखा कि नहीं, सब तो बंद है। तभी तफ्तीश के दौरान सीबीआई की नज़र छत पर पड़ी। इसके बाद कुछ लोग ऊपर छत पर गए तो देखते हैं छत पे एक छोटा सा होल है और उससे एक रस्सी नीचे लटक रही है। अब पुलिस की टीम को लगा कि सीबीआई को कि यहीं से चोरी हुई है। इसके बाद तफ्तीश जारी रही, लेकिन फिर 1980 सितंबर की बात ही है। अब इसके बाद सारी तफ्तीश जारी रही, लेकिन उस होल को छत पर जो था उसको देखकर यह माना गया कि इसके रास्ते चोर अंदर नहीं आ सकता। उसकी वजह है कि वो होल इतना छोटा था, वो सुराख, कि आप किसी बड़े आदमी को तो छोड़िए, एक छोटा सा बच्चा भी उस होल के जरिए नीचे नहीं उतर सकता था। तो पहली चीज तो ये कि इस होल के जरिए कोई अंदर नहीं आ सकता था, यहां पर सारी तिजोरियां रखी हुई हैं। तो फिर इस होल का मतलब क्या? दूसरा, जो रस्सी लटकी हुई थी, जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस रस्सी को पकड़ने के लिए मतलब कुछ किया ही नहीं गया। उस रस्सी पे किसी के निशान नहीं थे होंगे, और उतरने चढ़ने का कोई निशान नहीं था। आमतौर पर रस्सी से आप जब उतरते चढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई कि ये रस्सी बिल्कुल कोरी है, इसको ना कोई इसको पकड़ कर उतरा है ना चढ़ा है। तो जो रस्सी लटकी है उसका इस्तेमाल हुआ नहीं। जो होल है ऊपर, उसमें से कोई इंसान क्या बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर ये सोने की प्लेट बाहर कैसे आई? अब सीबीआई इस पे जांच पे लगी रही, तमाम कोशिशें कर ली, कुछ पता नहीं। अब लेकिन यहाँ ये है कि पूरे रामपुर के इस नवाब ख़ानदान के अंदर अब एक अजीब सी एक दहशत ये हो गई कि जो करोड़ों अरबों रुपए का ख़जाना बरसों से रखा हुआ है, वो ख़जाना सही सलामत है भी कि नहीं। अब उस ख़जाने को खोलने के लिए जो चाबी चाहिए थे, जो तिजोरियां थी सारी, वो गायब हो गई थी, वो थी ही नहीं। और ताले सारे उस ज़माने में, जिस 200 साल पहले 1930 में बल्कि इसको बनाया गया था, और 200 साल नहीं, 1930 में, 1930 में, तो उसको अब खोला कैसे जाए? पता चला कि ख़ानदान के लोगों के पास चाबी तो है नहीं। और दूसरा, उस वक्त एक दिक्कत ये भी थी कि तिजोरी को खोल नहीं सकते। उसकी वजह ये थी कि रामपुर के नवाब के अपने ही फैमिली के मेंबर में कानूनी झगड़ा चल रहा था, दावेदारी और हिस्सेदारी को लेकर। और कितनी जो मिल्कियत है, जो जमा पूंजी है, ज़मीन जायदाद ख़जाना, उस पर किसका कितना हक होगा, उसको लेकर। तो मामला कोर्ट में था। तो जब कोर्ट में है तो आप फिर ये खोल नहीं सकते। दूसरा, चाबी है नहीं तिजोरी का। तीसरा, अंदाज़ा कैसे लगाएं कि ख़जाने में कितने चीज़ें थी। तो जो लिस्ट बनाई गई थी एक ज़माने में कि इस ख़जाने में क्या क्या चीज़ें हैं, वो लिस्ट गायब हो गई सरकारी दफ्तर से। तो हर कोई अंधेरे में कि क्या। अब सवाल ये कि दावेदार और ये कानूनी लड़ाई, सारी चीज़ें क्यों थी? तो असल में इस सारी चीज़ों की कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा पहले चलते हैं, 1774 में, 1774 में रामपुर रियासत की एक तरह से शुरुआत हुई थी। और इसके पहले नवाब हुआ करते थे फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान से पहले ये पूरा एक रोहिलखंड का इलाका था, रामपुर नहीं था, एक रोहिलखंड का इलाका था। और उस रोहिलखंड के इलाके में ये रामपुर भी पड़ता था। तो पूरा ये इलाका जो है रोहिल्ला सरदारों के अधीन हुआ करता था। और रोहिल्ला सरदारों के अधीन रहते रहते ये चला रहा था। तभी 1773 में अवध के नवाब ने, उस वक्त ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई, जिन्होंने बाद पर हम पर हुकूमत की अंग्रेज़ों ने, तो उनके साथ मिलकर रोहिलखंड पर हमला कर दिया। और इसके बाद ये पूरा जो रामपुर और ये पूरा इलाका है, अब ये रोहिल जो सरदार थे रोहिल के, उन सबसे ये वापस छीन लिया गया। सिर्फ एक सरदार बचा था रोहिलखंड का, और उसका नाम था फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान जब बचा तो फैजुल्ला खान ने एक समझौता कर लिया। उसने कहा ठीक है, उसने कहा कि मुझे 4 गांव के बराबर एक ज़मीन दे दो। 4 गांव के बराबर फैजुल्ला खान को ज़मीन दे दी गई। और इन 4 गांव की ज़मीन को मिलाकर
उसने एक नई रियासत बनाई और उसका नाम रखा रामपुर। तो ये एक तरह से रोहिलखंड का ये सरदार था, लेकिन ये इकलौता था जिसने समझौता किया और समझौते के एवज में सिर्फ 4 गांव के बराबर की ज़मीन मांगी और उस ज़मीन पर अब एक नई रियासत बनी और उसका नाम रखा गया रामपुर। फैजुल्लाह ने 20 साल तक रामपुर पर राज किया। फिर उसका 1947 आया, देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान रामपुर को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त जो थे नवाब, उन्होंने सीधा भारत से मिलने का फैसला किया और इसी के साथ अब रामपुर भारत का हिस्सा हो गया। और फिर 1950 में जब यूपी बना तो ये यूपी के अधीन आ गया और यूपी का एक इलाका बन गया। तो ये तो रामपुर के बनने की पूरी कहानी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रामपुर के नवाब ख़ानदान से सब चले आ रहे थे, उसमें जो आखिरी थे नवाब रज़ा अली ख़ान, रामपुर के नवाब, और जो नवाब रज़ा अली ख़ान थे उन्होंने ही ये पूरी तिजोरी और ये सारी चीज़ें बनवाई थी 1930 में। बाद में नवाब रज़ा अली ख़ान की मौत हो गई और उनके जो है 3 बेटे थे, 6 बेटियां और 3 बीवियां। इसके बाद जब वो उनकी मौत हो गई तो 1966 में नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान को फिर सरकार ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया, जो उस वक्त एक तरह से नवाबियत या फिर राजवंश में ये सिलसिला चला आ रहा था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसी को आप उसका उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो नवाब रज़ा अली ख़ान की मौत के बाद नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान को रामपुर का नवाब घोषित कर दिया गया 1966 में। लेकिन जो बाकी भाई थे उन्होंने इसका विरोध किया और अब विरोध सिर्फ ये नहीं था कि वो नवाब घोषित किए गए, बल्कि पूरा इतना बड़ा जो वहाँ पे कोठी है, ये ख़जाना है, ये सारी चीज़ें पे, चूँकि अब वो नवाब बन गए तो सारा उनका हक है, लेकिन बाकी भाई बहनों ने कहा कि नहीं, इस पर हमारा भी हक होना चाहिए। तो चले गए रामपुर में पहले सबसे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि बराबर बराबर सब में बंटवारा हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फिर फैसला आया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि रामपुर के इस नवाब की पूरी विरासत और ये पूरी दौलत और ख़जाना, इसमें सिर्फ एक शख्स का अधिकार नहीं होगा, यानी कि नवाब मुर्तज़ा अली ख़ान का नहीं होगा, बल्कि सभी भाई बहनों में ये बटेगा। अब जब उसका लिस्ट निकाली गई तो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो बहन थे, भाई थे, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, तो इस तरीके से करते करते 16 लोगों की, फिर बहुत सारे और भी बीच में दावेदार आए, लेकिन उन सबको हटाया गया। आखिर में ये हुआ कि रामपुर के नवाब की जो पूरी मिल्कियत है, जो दौलत है, जो ख़जाना है, 16 लोगों में बटेगा और ये शरीयत के हिसाब से बटेगा। मतलब जो पुराने ज़माने में रजवाड़े और नवाब के दौर में आता था कि ऐसे से ऐसे नहीं, तो शरीयत यानी इस्लामी कानून के हिसाब से इन लोगों में बटेगा। अब ये फैसला आ गया, कहा गया कि आप सभी को मानना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सभी मान गए, इसलिए कि जो 16 लोगों में बंटना था ये अरबों की दौलत थी, अरबों का ख़जाना, और सबसे ज़्यादा सबकी नज़र थी उस तिजोरी पर जो इस कोठी के अंदर बना हुआ था और जिसमें 1980 में चोरी हुई थी सितंबर में। उस वक्त तिजोरी खोला नहीं गया, तो क्योंकि चाबी वाबी थी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब बहुत सारे वहाँ पे इनकी अपनी सारी चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद, कोठियाँ, एक प्राइवेट अपना रामपुर में रेलवे स्टेशन है नवाब साहब का। तो ये सारी चीज़ों की लिस्टिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 16 लोगों में ये सारी चीज़ें बटेंगी, हर एक का हिस्सा भी तय किया गया, कौन कौन कितना हिस्सा। तो जो बाकी सारी प्रॉपर्टी और सारी विरासत थी वो तो सबकी नज़रों के सामने थी, बस एक चीज़ छुपी हुई थी और वो था इस कोठी के बीचों बीच एक ऐसी तिजोरी जो बरसों से नहीं खुली, एक ऐसी तिजोरी जिसकी चाबी गायब है, एक ऐसी तिजोरी जिसके अंदर क्या है वो लिस्ट गायब है जब तिजोरी बंद की गई थी उस वक्त। हालांकि इस लिस्ट को लेकर एक बार एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें यह था कि इस तिजोरी के अंदर क्या क्या था। एक माउंट बैटन जो
अपने आखिरी वॉइस राय थे, उनकी एक डायरी से इस खजाने का ब्यौरा मिला था जो नवाब साहब के इस कोठी के अंदर था। उसमें यह था कि खजाने तक पहुंचने के लिए 6 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था, और ये खुद उन्होंने देखा है वॉइस राय लास्ट। और इस वक्त उसकी सुरक्षा के लिए गोरखा पहरेदार रहा करते थे। हर दरवाजे की चाबी एक खुफिया बक्से में रहती थी, और उन बक्सों की चाबी भी अलग अलग लोगों के पास रहती थी। चाबियों के अलावा तिजोरी में दोहरे कॉम्बिनेशन वाले ताले लगे हुए थे, जिनका कोड सिर्फ नवाब साहब और उनके एक खास शख्स को पता था। माउंटबेटन की डायरी में लिखा है कि जब जवाहरात का बक्सा खोला गया, वो उनके सामने खोला गया, तो इतने सारे जवाहरात देखकर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अरेबियन नाइट्स की कहानी को लाइव देख रहा हूं। इन जवाहरातों में दुनिया की सबसे महंगे हीरे में से एक एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी था। इसके अलावा खजाने में कई हार थे, अंगूठे के नाखून के बराबर मोती लगे हुए थे उन हारों में, और खुले मोतियों की जो तादाद थी वहाँ से, जो सबसे बेशकीमती मोती 10,000 से ज़्यादा थी। इसके अलावा पन्ना, रूबी, सोने के बने अलग अलग जवाहरात खजाने का हिस्सा थे। मतलब करीब इसका क्या मोल लगाया जाए ये भी अंदाज़ा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसले के बाद अब सबकी नज़रें थी इस तिजोरी पर। इसके बाद बाकायदा एक मैजिस्ट्रेट की निगरानी में सीबीआई की टीम, रामपुर के प्रशासन की टीम ये पहुंचती है 2020 फरवरी का महीना कि इस तिजोरी को तोड़ा जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, चाबी तो है नहीं, और तिजोरी ऐसी बनी हुई है कि आसानी से टूटेगी नहीं। बाकायदा गैस कटर और क्या क्या, बल्कि यहाँ तक कि ब्लास्ट करके, लेकिन ये भी था कि नुकसान ना हो, खोलने की कोशिश की गई। पहली बार में पूरा अमला लग गया, पूरी ताकत झोंक दी, एक भी तिजोरी का दरवाज़ा नहीं खुला। सारे सरकारी अफसर परेशान। दूसरा अटेम्प्ट किया गया। दूसरे अटेम्प्ट में भी पूरी कोशिश कर ली तिजोरी का दरवाज़ा खोलने के लिए। और यहाँ बाकी जितने 16 लोगों के हिस्से में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो धकधकी है दिल में कि अगर अंदर से पता नहीं क्या खजाना निकलेगा। बाहर के तो उन्हें पता है क्या कीमत है इस वक्त, क्या नहीं है, लेकिन अंदर क्या होगा। 2 अटेम्प्ट हो गया, टस से मस नहीं तिजोरी। तीसरी बार और ज़्यादा बेहतरीन सारी मशीनें लगाई गई, नहीं खुला। 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो गए। मतलब धुकधुकी बढ़ती जा रही है, तिजोरी खुल नहीं रहा। आखिरकार 7 मार्च 2020, 7 मार्च 2020 को कामयाबी मिलती है, तिजोरी के दरवाजे खोले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पहली तिजोरी खुलती है, हर एक का दिल धक। तिजोरी खाली थी। लगा कि चलो दूसरी तिजोरी में है। दूसरी तिजोरी खोली गई, वो भी खाली। तीसरी तिजोरी खोली गई, वो भी खाली। चौथी तिजोरी खोली गई, वो भी खाली। उस पूरे खजाने के अंदर से जिसके लिए इतनी मशक्क़त की गई, इतने दिनों से इंतज़ार हो रहा था, उस तिजोरी में से एक भी पैसे की कोई चीज़ नहीं मिली, सब खाली था। अब जब ये सच्चाई बाहर आई तो ख़ानदान के लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्होंने बताया कि जिनके पास चाबी थी उन्होंने ही चुपचाप निकाला, दूसरे ने कहा उसने निकाला है। फिर ये हुआ कि इन सारे ख़जानों को निकाल कर और भारत की सरहद से बाहर भेज दिया गया। बीच में कई लोगों ने, कुछ यूपी पुलिस ने 1-2 कुछ चोरों को पकड़ा जिनके पास से नवाब की रियासत के कुछ ऐसी चीज़ें मिली, तो कहा गया इन लोगों ने ही एटी में चोरी की थी, लेकिन बाकी का माल कहाँ। तो धीरे धीरे कई चोरों को पकड़कर दावा तो किया गया, लेकिन 1980 में आज 43 ईयर्स हो गए, 43 साल। आज भी रामपुर के नवाब के ख़जाने की चोरी का रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। वो जो अरबों रुपए की कि तमाम जवाहरात, तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें गायब। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी तिजोरी में एक नवाब साहब की ख़ास कुर्सी रखी हुई थी, बड़ी बेशकीमती कुर्सी थी वो। और कहते हैं कि उस कुर्सी की खासियत ये थी कि जहाँ पर आप कुर्सी में बैठते हैं वहाँ पे होल था, छेद था। नवाब साहब जब अपने दरबार में बैठते हैं, इनकी इसको लेकर बड़ा किस्सा है, तो उनका कहना था कि अगर दरबार लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, काम चल रहा है,
तो फिर आपको वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने कुर्सी जो बनाई थी ख़ास वो इसीलिए, और उसके बीच में एक होल कि अगर उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत पड़े तो वो वहीं पे बैठकर कुर्सी पे ही कर दें। वो कुर्सी भी गायब थी उस ख़जाने से। बाद में तमाम चीज़ों का कानून और अदालत के हिसाब से सबके हिस्से में बंटवारा हुआ, लेकिन एक खलिश, एक अफसोस आज भी है पूरे नवाब ख़ानदान के जितने भी वारिस हैं कि जिस ख़जाने की उम्मीद में वो तमाम लोग इतने लंबे वक्त से लड़ रहे थे, वो ख़जाना गया कहाँ। जिस ख़जाने तक पहुँचने के लिए, उनके दरवाज़ों और तिजोरियों को तोड़ने के लिए सीबीआई और बेहतरीन जो एक्सपर्ट्स टीम को 7 अटेम्प्ट करने पड़े, तब जाकर कहीं खुला। उसको आखिर कैसे कोई इतनी आसानी से चुरा कर ले जा सकता है। तो आखिर में बात यही आती है कि इसमें कोई ना कोई भेदिया है, कोई अंदर का ही है, जिसके पास ये चाबी भी थी, जिसके पास वो तिजोरी भी थी, जिसके पास वक्त भी था, और जिसको लेकर किसी पर शक भी नहीं हो सकता था। तो ये काम किसी अंदर के ही आदमी का काम है। बाहर के शख्स का इतने दरवाज़ों को पार कर तिजोरी तक पहुंचना और उसे चुराना लगभग असंभव था। तो ये काम किसी अंदर के ही लोग का है, लेकिन किसका, सीबीआई भी इस केस को आज तक नहीं सुलझा पाई। जिसके पास खजाना होगा सोचिए उसकी कितनी ऐश होंगे। तो ये थी कहानी रामपुर के उस खजाने की चोरी की।